नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय पर। ठीक, तो उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 में दिया गया है। ठीक, कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 214 में। ठीक है, तो उच्च न्यायालय की संरचना कैसी होती है देखते हैं। ठीक, उच्च न्यायालय की संरचना कैसी होती है? तो उच्च न्यायालय में भी एक पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, एक न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये क्या है? उसकी संरचना है। ठीक है, इसमें सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। वर्तमान में हमारे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से 23 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। ठीक है, कितने हैं टोटल? 25 है, जिसमें से 23 क्या है राज्यों में, 2 क्या है यूटी में है। ठीक है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। ठीक, जैसे कि उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय था उसमें देखे थे ना 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, वैसे उच्च न्यायालय में क्या है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके वेतन और भत्ते का निर्धारण कहाँ, मतलब किस पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। कहाँ? तो राज्य की संचित निधि पर। ठीक, राज्य की संचित निधि पर उनके वेतन और भत्ते निर्धारित मतलब भारित होते हैं। ठीक, लेकिन जब उनकी पेंशन की बात आती है, वेतन तो राज्य की संचित निधि से देंगे क्योंकि वो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा, राज्य के उच्च न्यायालय का। लेकिन पेंशन जो है वो केंद्र के संचित निधि पर भारित होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, लोअर कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्या हो? 5 वर्ष तक न्यायाधीश या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता लोअर कोर्ट में। और इसके साथ ही राज्यपाल की नज़र में पारंगत हो, विधिवेत्ता हो। ठीक, राष्ट्रपति के नज़र में पारंगत हो और क्या हो? विधिवेत्ता हो। सॉरी, मैंने राज्यपाल बोल दिया था, माय मिस्टेक। ठीक, राष्ट्रपति के नज़र में पारंगत हो और विधिवेत्ता हो। ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और शपथ क्या चीज़ की लेता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। ठीक है, और त्यागपत्र किसको देता है? तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। ठीक है, पद मुक्ति कैसी होती है या पद रिक्ति कैसी होती है इनकी? तो त्यागपत्र के द्वारा मृत्यु हो जाने पर या फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने पर। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रश्न। भारत में कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? तो कितने उच्च न्यायालय कार्यरत है? इसमें 24 दिया है वर्तमान में, लेकिन अभी 25 हो गई है इसकी संख्या। ठीक है, 1 जनवरी 2019 में अमरावती में उच्च न्यायालय स्थापना के बाद भारत में अब वर्तमान में कितना हो गया है? 25 हो गया है। ठीक है, तो 25 इसका आंसर होगा। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है। ठीक, तो ये वो सही नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल के पूर्व कदाचार और अक्षमता के
आधार पर उस रीति से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो अपने पद पर नहीं रहता, तो गलत क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1861 में हुई थी। ठीक, ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया, जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ये न्यायालय 1862 में अस्तित्व में है। ठीक, दूसरे चरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तीसरे में पटना उच्च न्यायालय, चौथे क्रम में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो सीक्वेंस देखेंगे कि सबसे पहले क्या है? पहले है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ये ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, इसीलिए सबसे पहले यहाँ क्या बनाया गया? उच्च न्यायालय बनाया गया। फिर दूसरे चरण में कहाँ? तो दूसरे में इलाहाबाद और तीसरे में पटना। तो इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या आते हैं? तो क्या आते हैं देखते हैं। संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, तो ये तीनों आते हैं, उपरोक्त सभी अधिकार आते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार के संरक्षण हेतु उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करती है, जो कि एक संवैधानिक और सांविधिक अधिकार भी है। जबकि अगर यही बोला जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के विषय में, तो वो केवल और केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकती है, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो किसका है? तो कलकत्ता के क्षेत्राधिकार में आता है। देख लेते हैं कौन कौन सा यूटी किसके किसके क्षेत्राधिकार में। तो बम्बई न्यायालय का नाम है और उसके न्यायिक क्षेत्र कौन कौन से है? तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, ये सब कौन से न्यायालय के अंतर्गत आएंगे? तो बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है, केरल और लक्षद्वीप, केरल उच्च न्यायालय पर, कोलकाता, अंडमान व निकोबार, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, मद्रास और पौंडीचेरी, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली में का एक अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में जारी की जाती है? तो प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। किसी प्रकार के रिट हमेशा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित कार्यवाही करने की दिशा में जारी किया जाता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय जब किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो उसे परमादेश कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है त्यागपत्र? तो राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ठीक, तो ये उत्प्रेषण रीट इसलिए जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है? तो कौन से नहीं है? तो राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र और किसी राज्य के मध्य विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद, लोकसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद। तो किस पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है? तो लोकसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25 है। ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ठीक, यदि किसी राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए लिखेगा? तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखेगा। ठीक है, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, अनुच्छेद 224 क के तहत। भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25 है। ठीक, 17वां प्रश्न है,
नीचे दिए गए वक्तव्य, दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। कथन क्या है? जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। कारण है, जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्ति होती है। उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। तो क्या है, दोनों सही हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।